हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज एज प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएपीएफ 2020 में जो फिजिक्स, मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस इज मी, दिस इज आवर वेबसाइट। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है फिजिक्स का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट फ्री फॉलोइंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज करेक्ट। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट आसमान से नीचे छोड़ दिया गया है, वो फ्री फॉल हो रहा है, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जीरो एक्सेलरेशन ऑलवेज इंप्लाइज जीरो वेलोसिटी, नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, जीरो एक्सेलरेशन हैज नो रिलेशन विद वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जीरो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट नेसेसरली मींस जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट, ये भी नहीं। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ऑल थ्रू आउट द फ्री फॉल, ये आपको मालूम है। क्यों? फ्री फॉल में क्या होता है? जी, ठीक है, जी की वैल्यू क्या होती है? ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है वैल्यू, है ना। ठीक है, ये आइडियल केस में है। अगर नॉर्मली आप नीचे कुछ भी ड्रॉप करेंगे तो एयर रेजिस्टेंस भी साथ में काम करेगा, तो यहाँ पे फिलहाल एयर रेजिस्टेंस के लिए हमें नहीं देखना है, सिंपल इसने बोला है जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो डी, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ऑल थ्रू आउट द, क्योंकि ग्रेविटी की एक्सेलरेशन सेम है। ठीक है, थ्रू आउट दी, तो आंसर इज डी दिस केस। बाकी स्टेटमेंट कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, इसलिए मुझे बाकी कोई क्वेश्चन ऑप्शन में कुछ डाउट ही नहीं है, तो आंसर इज श्योर शॉर्ट डी। बट अगर कुछ कंफ्यूजिंग होता है यहाँ पे तो उनको भी एलिमिनेट किया जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय सेम सोर्स नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे साउथ पोल होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से जो लाइन निकलती है वो ऐसे गई, यहाँ से जो लाइन निकलती है वो ऐसे गई, है ना, और यहाँ से जो लाइन निकलती है वो ऐसे गई इस तरह से, फिर यहाँ से जो लाइन निकलती है वो इस तरह से आई, यहाँ से जो निकलती है यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ से आई, फिर ऐसे। ठीक है, तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते थे, दे आर नेवर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, बाहर में नॉर्थ से साउथ ट्रैवल करते हैं, अंदर में साउथ से नॉर्थ ट्रैवल करते हैं मैग्नेटिक, बट वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर वो इंटरसेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब डायरेक्शन तो अलग होता है, और प्लस उस पॉइंट पे सेम डायरेक्शन हो जाएगा, तो दैट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग, है ना। तो यहाँ पे आंसर इज नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्लेमिंग रूल इज करेक्ट। ठीक है, आपको फ्लेमिंग रूल मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इज ए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फ्लेमिंग रूल में लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक करंट है, इसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड है, मुझे अभी याद नहीं है, तो मैं अभी मतलब गलत बताने से अच्छा है कि मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, बट दिस इज फोर्स, आई एम श्योर शॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग मोशन इज करेक्ट। ठीक है, ऑल पीरियोडिक मोशन आर नेसेसरली सिंपल हार्मोनिक, नहीं, ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन आर नेसेसरली पीरियोडिक, यस। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? या तो वो साइन का फंक्शन होता है या कॉस का फंक्शन होता है, और कॉस और साइन दोनों पीरियोडिक होते हैं, उसका पीरियड क्या होता है? 2 पाई, इसका भी पीरियड 2 पाई होता है। ठीक है, लेकिन हर एक पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं है वो सिंपल हार्मोनिक हो। ठीक है, क्यों? देखो यहाँ पे फैन रोटेट कर रहा, आपके यहाँ पे फैन है ना, फैन रोटेट कर रहा, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में रोटेट नहीं कर रहा। ठीक है, वो मतलब है तो वो पीरियड में एक मतलब जितना टाइम ये एक राउंड लगाने में लग रहा है, फिर दूसरा राउंड में भी सेम टाइम लग रहा है, तो वो सेम पीरियड फॉलो कर रहा है ना, इतना टाइम इतना टाइम इतना टाइम, मतलब पीरियोडिक मोशन तो है वो, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो साइन और कॉस को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, साइन और कोसाइन का वो फंक्शन नहीं है। पीरियोडिक मोशन क्या हुआ? पेंडुलम, पेंडुलम जानते हो ना, मतलब पेंडुलम ऐसा, ये यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन होता है ना, यहाँ पे टू एंड फ्रो, यहाँ पे गया, फिर उसकी स्पीड 0 हो गई, फिर यहाँ पे आए, फिर उसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गई यहाँ पे, फिर यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे स्पीड उसकी 0 है बट एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, यहाँ पे स्पीड उसकी मैक्सिमम है बट एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, तो इस हिसाब से वो मूव करता है टू एंड फ्रो, और ये साइन और कोसाइन का फंक्शन होता है पीरियोडिक। ठीक है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है पेंडुलम के लिए।
तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ये, ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन आर नेसेसरी पीरियोडिक मोशन। बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपको आंसर मिल गया है, लेकिन आप बाकी देखते हैं, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन, नहीं है रिलेशन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड पीरियोडिक मोशन डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग द मोशन, नहीं, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। The radar used by police to check over speeding vehicle works on the principle of Doppler effect. Doppler effect क्या होता है? आप एक particular frequency सेंड करते हैं एक व्हीकल के ऊपर और फ्रीक्वेंसी जो आती है वो आपको डाटा देती है कि वो व्हीकल एक्चुअल में स्पीड, मतलब जितनी स्पीड लिमिट है उससे ज़्यादा जा रही है या उससे कम जा रही है। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट इज द प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन इज बेस्ड ऑन एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, फोर्स नेवर अकर सिंगली इन नेचर। ठीक है, ये when the earth pulls a stone downwards due to gravity, the stone exerts a force on the earth, ये भी true है, action reaction। there is an cause effect relation implied in the third one, नहीं, there is no cause effect relation implied in the third one। ये क्या होता है? action reaction होता है, action reaction is the relation, action reaction, cause effect नहीं। ठीक है, cause effect नहीं, जैसे बारिश हुआ तो फ्लड हो गया, दिस इज cause and this is the effect, है ना, वैसा नहीं है। न्यूटन थर्ड लॉ मतलब आपने मतलब यहाँ पे फोर्स लगाया तो ये भी फोर्स आपको यहाँ पे, एक्शन रिएक्शन, उसी वक्त वहाँ पे कहानी खत्म। ठीक है, आपने बारिश हुआ आज, फिर बहुत जगह से पहाड़ से पानी आया, मतलब पहाड़ मतलब एरिया माउंटेन वाले एरिया से भी पानी इकट्ठा हुआ 2 दिन बाद यहाँ पे पूरी, फिर यहाँ पे फ्लडिंग वाली सिचुएशन हो गई, तो वो काउज इफेक्ट वाला रिलेशन हो गया। यहाँ पे क्या है, इंस्टेंटेनियसली हो रहा है एक्शन और उसका रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज द आंसर विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो सी इज द आंसर। Which one of the following gases produce a red light when electricity flows through it? तो आंसर इज नियॉन। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। 9 क्या होता, 9 भूल गया, बट 10th इज नियॉन। ठीक है, तो यहाँ से ना लाइट पास करती ना, प्रोड्यूसेस रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, एट ट्रिपल पॉइंट द सब्सटेंस कोएग्जिस्ट इन। देखो उसने नाम में बता दिया ना ट्रिपल पॉइंट, तो ट्रिपल पॉइंट में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों एक साथ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो आंसर इज, तो सॉलिड, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये गैस है, तीनों की फेज है, तीनों एक साथ एग्जिस्ट करती है, तो आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेंट हीट कॉरेस्पॉन्ड्स टू चेंज इन हीट एट कांस्टेंट। देखो होता क्या है ना, लेटेंट हीट का मतलब क्या है, सेम टेम्परेचर पे ना फेज चेंज हो रहा है सॉलिड से, जैसे बर्फ होती है ना, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे वो वाटर भी हो सकती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस भी हो सकती है, वो डिपेंडिंग ऑन मतलब उसमें लेटेंट हीट है या नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखो ये टाइम है, ये टेम्परेचर है। ठीक है, तो टाइम के साथ अभी यहाँ पे एज्यूम करो, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे ये है वाटर के फॉर्म में। ठीक है, अभी टेम्परेचर क्या है, आपने रेज करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, बट अभी ये स्टिल वाटर है, अभी इसके अंदर लेटेंट हीट स्टोर होगा, उसके बाद वो स्टीम में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर जाएगा। तो बेसिकली ये जो लेटेंट हीट का फिनोमेना है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे अप्लाई होता है, तो आंसर इज ए ओनली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है ना, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे लास्ट वाले में डी ऑप्शन है, तो एलिमिनेट ऐसा ही हो गया है ना, वॉल्यूम ओनली वो भी एलिमिनेट हो गया। टेम्परेचर इज द ओनली कंडीशन वेयर, मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट इज द ओनली कंडीशन व्हेन लेटेंट हीट अकर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which one of the following statements on photoelectric effect is not correct? Albert Einstein received the Nobel Prize in Physics for explaining photoelectric effect. Yes, this is true. For each metal, there is a threshold frequency below which this effect is not observed. ठीक है, सही बात है, एक मेटल है जिसपे एक फ्रीक्वेंसी आई है, अगर ये फ्रीक्वेंसी मोर देन थ्रेशोल्ड है तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो वही बोल रहा है मिनिमम थ्रेशोल्ड होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्जर्व होने के लिए, अगर फ्रीक्वेंसी एट ए फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन frequency not, the kinetic energy of ejected electrons does not change on increasing the frequency of the incident light। देखो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ना उतनी ज़्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगी, तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी उतनी ज़्यादा से जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये क्या बोल रहा है,
डज नॉट चेंज एंड इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, है ना, उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। ऑब्वियसली जितनी स्पीड से ये आ रहा है उतनी स्पीड से ये जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी उस हिसाब से चेंज होगा ना। तो ये बोल रहा है स्पीड ही उसकी बढ़ नहीं रही है, स्पीड तो काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, है ना। v बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो v भी बढ़ा ही होगा ना, ठीक है। तो वही बोल रहा है and the kinetic energy of the ejected electron does not change on increasing the frequency of the incident light, चेंज होता है और वो बढ़ता है, जितनी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो आंसर इज दिस, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछ रहा है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू, नहीं दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम। देखो क्लोरीन एटम दो आइसोटोप में अवेलेबल है, 35 एंड 37। 35 वाले की क्वांटिटी कितनी है 75% और इसकी क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है 25%। तो आपने ये कैलकुलेट किया हुआ है ना मिक्सर एलिगेशंस में, इसकी क्वांटिटी 75% है, इसकी क्वांटिटी 25% है। तो आप इसको लिख सकते हैं बेसिकली 35 इंटू 0.75 प्लस 37 इंटू 0.25। जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो इट विल बी 35.5, ठीक है। तो आंसर इज 35.5 यूनिट, ठीक है। और आपको पता ही होना चाहिए, मतलब केमिस्ट्री में तो वो पूरे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ऐसे करके कम से कम 30 तक तो याद होनी चाहिए, है ना। और जो भी वो ये क्लोरीन वाले क्या हेलोजन वाले एटम होते हैं ना उनको याद रखना है ना वैसे, ठीक है। हाँ 9th पे क्या था, फ्लोरीन था, मैं याद नहीं आ रहा था ना, ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है। तो 25 में ये क्लोरीन 17 पे आता, ठीक है। Kumar used to eat 30 samosas in month when the price of each samosa was 12 rupees। यहाँ पे मैंने ना ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है बट मैंने लिया ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैथ्स इन्वॉल्व है। तो देखते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा ना इसने, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, डी क्यू बाई क्यू डिवाइड बाई डी पी बाई पी, ठीक है। डी क्यू बाई दिस इंटू 100 तो ये 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो डी क्यू बाई क्यू डिवाइड बाई डी पी बाई पी। तो डी क्यू क्या है, डी क्यू इज द चेंज इन क्वांटिटी और क्यू क्या इनिशियल क्वांटिटी, पी क्या चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्राइस, सॉरी चेंज इन प्राइस डिवाइड बाई इनिशियल प्राइस। तो पहले क्या था 30 उसने पहले कंज्यूम करता था, अभी बाद में क्या हो गया हिट्स ओनली 20 समोसाज ए मंथ। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया 10, इनिशियल क्वांटिटी कितना था 30 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस कितना है 3, इनिशियल प्राइस कितनी थी 12, है ना। तो कितना हो गया ये बेसिकली सॉरी मैंने गलत किया, 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 12/9 बेसिकली 4/3 इज इक्वल टू 1.33। तो आंसर इज ए, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना, ठीक है। इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100, ऐसा है ना। तो परसेंटेज चेंज क्या क्या फॉर्मूला ये है वो यूज़ किया है मैंने, और क्या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो उसको पुट किया उसके बाद सॉल्व किया तो आंसर इज दिस, ठीक है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है बट इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व था तो मैंने लिया। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ अ सी वेव इज कॉल्ड एज। देखो यहाँ पे वेव, तो पहले तो वेव समझो वेव क्या होता है, ठीक है। दिस इज क्रेस्ट, है ना, और दिस इज ट्रफ, तो नेक्स्ट वाला ट्रफ वहाँ पे होगा। तो इनके बीच का डिस्टेंस पूछा, दिस इज क्या, दिस इज वेव लेंथ, ठीक है। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चन एंड स्कोर्ड 22 मार्क्स if 5 marks are awarded for each correct answer and 2 marks are deducted for wrong answer, in how many questions were answer correctly by him, ठीक है। 20 क्वेश्चन उसने आंसर्ड किया है जिसमें से एज्यूम करो x उसने सही किया है और जो गलत किया है वो है 20 माइनस एक्स, ठीक है।
जो सही किया है उसके लिए उसे क्या मिल रहे हैं +5, जो गलत किया उसके लिए क्या मिल रहा है उसे -2। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कितने मार्क्स आए उसको 72। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5x -2 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 72 सॉल्व करेंगे तो इटे सॉरी 5x प्लस 2x -40 इज इक्वल टू 72। तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 112। तो x की वैल्यू हो जाएगी 112 डिवाइड बाई 7। तो ये 7 से ये 1 टाइम्स में 1 4 2 इज 6 16 उसने सही किए हैं। 16 इज द आंसर विच इज करेक्ट। ठीक 16 उसने सही सवाल सॉल्व किए हैं, 4 उसने गलत किए थे। तो 16 मैंने इसी के लिए सही वाले को एक्स ले लिया कि डायरेक्टली आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive इवन नंबर कुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल, है ना। तो जो सबसे छोटा कंसेक्यूटिव इवन नंबर है 2 4 6, क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो इससे कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा। 12 तो डिवाइड हो जाएगा 6 से, फिर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा बट 4 से रह जाएगा। 24 6 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, फिर 2 से रह जाएगा, है ना। 48 6 से हो जाएगा ये, फिर ये 4 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, है ना। तो 48 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइड बाई 3 consecutive even number exactly। ठीक है, नेक्स्ट 15% ऑफ ए 15% ऑफ ए is double of 30% of B, then the ratio of A and B is, 15 को लिख सकते हैं 15/100 into A is equal to 2 into 30/100 into B। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 15 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स में। A by B की वैल्यू क्या हो गई 4/1। तो आंसर इज D। ठीक है, आंसर इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। The cost of gold varies directly as the cube of its weight। एक gold pieces weighing 20 डेसीग्राम cost 1000। ठीक है, the cost varies as cube of its weight, है ना। तो वेट जितनी भी है उसकी क्यूब। ठीक है, तो प्राइस कितनी है इसको, क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन इसको रिमूव करेंगे तो इट विल बी के इंटू डब्ल्यू क्यूब, है ना। तो यहाँ पे 20 डेसीग्राम इज इक्वल टू 2 ग्राम। ठीक है, डेसी का मतलब होता है 1/10, है ना। डेसी का मतलब होता है 1/10, सेंटी का मतलब होता है 1/100, है ना। तो यहाँ पे डेसी है तो ये हो जाएगा बेसिकली 2 ग्राम। तो इसको हम डेसी में रहने देते हैं क्योंकि उसी हिसाब से प्रोपोर्शनलिटी में हम कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली प्राइस कितनी है 1000 के, वेट कितनी है 20, तो 20 की क्यूब कितनी हो गई 800, है ना। तो के की वैल्यू कितनी हो गई 1000 डिवाइड बाई 800। तो 20 से 20 कैंसिल, दिस इज 5/4। के की वैल्यू कितनी आ गई 5/4 आ गई। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, इफ इट इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस हुज वेट्स आर इन द रेशियो। तो 20 का कितना 2/5 इंटू 20 और 3/5 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा ये 8 ग्राम, सॉरी 8 डेसीग्राम। ठीक है, ये कितना 12 डेसीग्राम, है ना। तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। प्राइस कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू मालूम है, के इंटू प्राइस कितनी है, सॉरी 5/4, और इसमें वेट कितनी 8 है ना। 8 की क्यूब कितनी होती है, व्हाट इज द क्यूबिक वैल्यू ऑफ 8 512। और यहाँ पे नेक्स्ट वाली की ये 8 ग्राम की, ये 12 ग्राम की, 5/4 इंटू 12 की क्यूब, 12 की क्यूब का मतलब 144 इंटू 12। ठीक है, तो कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यू, ये 4 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 1 1 1 2 3 2 8 128 हो गया। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड किया 4 से, तो ये 3 15 इंटू 144। ट्वेंटी इंटू 20 400। मैंने यहाँ पे वैल्यू गलत लिया है, फिर 20 इंटू 20 इज 400, है ना। और 400 इंटू 20 इज 8000 आ रही है ना वैल्यू, मैंने यहाँ पे गलत लिया। तो के की वैल्यू कितनी है 1/8 है ना ये, दिस इज द मिस्टेक आई डिड,
ये मैं बोल रहा हूँ दिस, तो के की वैल्यू कितनी है 1/8 है ना, दिस इज 8 बज गया 1/8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बेसिकली, जैसे मैंने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, इसको एक बार वापस से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। के की वैल्यू है 1/8 और यहाँ पे 8 की क्यूब है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 64 है ना। यहाँ पे 12 है तो 1/8 इंटू 12 की क्यूब, तो 12 इंटू 12 है ना, इंटू 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 2 2 है ना, 8 इज इक्वल टू 2, तो सबके नीचे 2 डिवाइड कर देंगे तो ये इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 216, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 216 और 64 को, तो इट विल बी 280। पहले प्राइस कितनी थी, पहले प्राइस थी 1000 रुपीज़, अभी कितनी प्राइस हो गई दोनों को डिवाइड करने के बाद, क्योंकि प्राइस उनकी क्यूबिक वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है वेट के, तो 280 हो गई दोनों की प्राइस मिला के। तो बेसिकली लॉस कितने का हो गया, लॉस हुआ है 720 का, ठीक है, क्योंकि पहले से 1000 में से 280 माइनस करेंगे तो 720 का लॉस हुआ। पहले इतनी प्राइस थी, अभी उसको तोड़ने के बाद सेल किया तो 280 में बेची, मतलब बिकी दोनों मिलाकर, तो लॉस 720 का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन ए क्लासेस 12 ईयर्स, द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इन द क्लासेस, तो बॉयज़ की एज कितनी है 12 ईयर्स, गर्ल्स की एज कितनी है 11 ईयर्स, है ना। देर आर 50% मोर गर्ल्स देन दी बॉयज इन द क्लास, तो रिज्यूम कर लो एक बॉयज है तो गर्ल्स कितनी होगी 2 होगी, है ना, ठीक है। देर आर 50% मोर गर्ल्स देन दी बॉयज इन द क्लास, ठीक है। यार नंबर ले लो कोई, यहाँ पे बॉयज कितने हैं 10 है, तो देर आर 50% मोर गर्ल्स देन दी बॉयज इन द क्लास, तो इट विल बी 15, है ना। तो इनको सॉल्व कर सकते हो आप, कैसे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करो इनको बेसिकली, तो एवरेज एज आ जाएगी, वेटेड एवरेज इसको बोलते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वेटेड एवरेज, तो इट विल बी 120 प्लस 1 150 165 डिवाइड बाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 25, तो इट विल बी 285 डिवाइड बाई 25, 5 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 5, 3 5 7, 57 बाई 5 इज इक्वल टू 11.4 ईयर्स, ठीक है। तो बी, आप इस नंबर को छोटा भी कर सकते थे, यहाँ पे अगर 2 लिया है तो यहाँ पे 3, इन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए ना, यहाँ पे जितने बॉयज़ हैं उनके हिसाब से 50% ज़्यादा होना चाहिए, है ना, उसके करस्पॉन्डिंग। तो गर्ल्स जितने बॉयज़ हैं उतने तो हैं ही, प्लस 50% और ज़्यादा था, 50% और 2 इज़ 3, तो 2 और 3 भी सॉल्व कर सकते थे वैसे भी, ठीक है। मैंने 10 और 15 लिया है यहाँ पे फिलहाल, तो आंसर इज बी इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, sum is tripled in 10 years under the compound interest at a certain rate of interest. The interest is being compounded annually in how many years? It would becomes 9 times. देखो अमाउंट क्या बोलता है, फॉर्मूला तो पता है ना पहले तो, ठीक है। तो पहले क्या बोल रहा है उसने, ट्रिपल हो गया अमाउंट, ठीक है, ट्रिपल हो गया कितने साल में 10 सालों में, है ना, 10 ईयर्स, तो पी से पी कैंसिल हो गया, 3 इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर 10। वो पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स इट वुड बिकम 9 टाइम्स, है ना। तो बेसिकली 9 टाइम्स के लिए यहाँ पर 9 आएगा, है ना, 9, तो बेसिकली इसे 9 करना है ना, तो इसे 9 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 9 इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर 20, तो कितने साल में ये 9 टाइम्स हो जाएगा, दैट विल बी 20, तो आंसर इज दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of ways by which 6 distinct balls can be put in 9 distinct boxes are, sorry 5 distinct boxes are, तो बॉक्सेस कितने हैं 5 है आपके पास, 6 बॉल है तो इसके पास कितने ऑप्शन है 6, इसके पास कितने ऑप्शन है 5, इसके पास कितने ऑप्शन है 4, इसके पास कितने ऑप्शन है, इसके पास कितने ऑप्शन है 2, तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया 720, तो आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ए वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स रेडियस इज रिड्यूस्ड बाय 20%, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू इंक्रीज इन लेंथ। देखो एक कोई, जैसे ये पेन है ना, तो इस पेन की मैंने मतलब इसको स्ट्रेच करना चाहा तो इसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी, बस इसकी रेडियस रिड्यूस करें,
क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगा वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा इसकी वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम विल रिमेन सेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक वायर है, तो वायर की शेप क्या है, सिलेंड्रिकल शेप होती है, तो आप लिखेंगे फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच R1 H1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H2, तो पाई दोनों तरफ कांस्टेंट है, दोनों सेम ही है, तो कैंसिल हो गया। अभी रेडियस कितनी बोला, इनिशियली जो भी रेडियस थी वो r थी, सिंपली r स्क्वायर, और h कितनी थी, ठीक है इतना, ए वायर ऑफ 6 मीटर इज स्ट्रेच सच दैट द रेडियस इज रिड्यूस बाय 80%, तो r था, अभी कितना हो गया, सॉरी रिड्यूस बाय 20%, तो एज्यूम कर लो इसकी वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू एज्यूम कर लो 10 थी, है ना, तो 10 ये 100 हो जाएगी, 100 इंटू 6 इज इक्वल टू, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, रेडियस रिड्यूस हो गई 20%, तो कितनी बची, 8.8 रेडियस बची, इंटू स्क्वायर, है ना, इंटू, अभी ये लेंथ तो कैलकुलेट करना है बेसिकली, है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ये मालूम है, और 10 का 0.8 क्या होगा, 8, तो 8 इंटू बेसिकली 64 हो जाएगा, इंटू एल, तो एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आप, 100 इंटू 6 डिवाइड बाई 64, 4 से ये 16, 4 से ये 25, है ना, ये 2 से ये 8, 2 से ये 3, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई, 75/8, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ, ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, 75/8 माइनस एल, 6 डिवाइड बाई 6 इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे, तो इट विल बी 75 माइनस 48 डिवाइड बाई 48 इंटू 100, तो इट विल बी कितना, 15 माइनस 8 इज 7, 6 माइनस 4 इज 27, 48 इंटू 100, ठीक है, 3 से ये डिवाइड किया तो 9, 3 से ये डिवाइड किया तो 16, 4 से ये डिवाइड किया तो 4, 4 से ये डिवाइड किया तो 25, इट विल बी 175 डिवाइड बाई 4, है ना, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे सिंपल, 4 से कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, नहीं 225 होगा ना भाई, दिस इज 225/4, 225/4, तो इट विल बी 4 5 टाइम्स में, ठीक है, फिर 2 5 6 टाइम्स में, फिर 1, फिर 2 5%, 20 56.25%, ठीक है, मतलब जिन्हें आता है, मतलब जिन्हें नहीं आता उनको भी समझ में आया होगा मैंने क्या एक्सप्लेन किया, ठीक है, जिन्हें आता है वो बहुत सारे स्टेप इसमें स्किप करके डायरेक्टली इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। Next question. The alphabet from A to J are numbered 0 to 9 respectively. Which one of the following is the value of AG J minus CEG plus EDB? ठीक है, तो देखते हैं, AG J minus CEG plus EDB आप लिख सकते हैं, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, माइनस 2 4 6 प्लस 4 3 1, है ना, तो आप लिख सकते हैं 431 69 इनको ऐड किया तो 0 0 5 500 माइनस 246, इट विल बी 4 5 2, ठीक है, 254, तो 254 को आप अल्फ़ाबेट के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा CFE, CFE इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, A is the smallest positive integer which when divided by 9 and 12 leaves remainder 8, ठीक है, तो 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 36, तो 36 में आपने 8 ऐड कर दिया, इट इज 44, ठीक है। नेक्स्ट, B is the smallest positive integer which when divided by 9 and 12 leaves remainder 5, तो सेम 36 प्लस 5 इज इक्वल टू 41, तो इन दोनों का माइनस पूछ रहा है, a माइनस बी पूछ रहा है, तो इट इज 3, तो आंसर इज 3, ठीक है। नेक्स्ट, इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड, तो पहले आप कैलकुलेट, यहाँ पे नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, यहाँ पे साउथ वेस्ट
यहाँ पे लिख सकते हैं आप साउथ ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट। अभी क्या बोल रहा है ये, इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड क्या, ईस्ट, मतलब 45 डिग्री से आपने रोटेट कर दिया है, ठीक है। एंड नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, 45, तो ये वेस्ट हो गया, 45 से बेसिकली रोटेट किया है ना। देन नॉर्थ विल बी कॉल्ड, नॉर्थ विल बी कॉल्ड, ये 45 डिग्री इस तरफ रोटेट होगा तो नॉर्थ विल बी कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट, ऑब्वियसली है ना। एंड सो ऑन, सो व्हाट विल बी द नॉर्थ विल बी कॉल्ड नॉर्थ, क्योंकि 45 रोटेट किया, ये भी 45 से शिफ्ट हुआ तो ये भी 45 से शिफ्ट हुआ तो ये भी 45 से शिफ्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो नॉर्थ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, है ना। तो इट इज नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज द आंसर, ठीक है। क्योंकि रोटेट इस तरफ किया है ना, तो यहाँ पर वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ईस्ट वाली वैल्यू यहाँ पे आई है और ये वाली वैल्यू यहाँ पे गई है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि हमें नॉर्थ के बारे में पूछ रहा है ना। साउथ ईस्ट कॉल्ड ईस्ट, हाँ ठीक है ना, इट इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ द डे बिफोर येस्टरडे वाज ट्यूसडे, ठीक है, डे बिफोर येस्टरडे वाज ट्यूसडे, तो आज कौन सा दिन है, थर्सडे, तो 2 दिन पहले डे बिफोर येस्टरडे वाज ट्यूसडे, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है, व्हेन सैटरडे विल बी, डे आफ्टर टुमारो है ना, फ्राइडे एंड सैटरडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी द सैटरडे, सिंपल सा क्वेश्चन था। टू डे आफ्टर टुमारो इज संडे, है ना, टुमारो इज फ्राइडे, टुडे इज थर्सडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिसिंग नंबर, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बट आपको लॉजिकली थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। पॉज करो, सोचो, मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 और 5 इज 6, ठीक है, 3 और 2 इज 5, ठीक है, 3 और 2 इज 4, और यहाँ पे देखो 2 और 6 इज 8, ठीक है, 3 और 4 इज 7, ठीक है। इस तरह यहाँ पे 2 और 3 इज 5, 2 और 7 क्या होगा यहाँ पे, 9 होगा, तो आंसर इज 9, ठीक है। यहाँ पे देख लो 1 2 कितना हो रहा है, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, इन ए ग्रुप ऑफ 100 चिल्ड्रेन 64 चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, 100 में से 64 क्रिकेट खेल रहे हैं, 53 फुटबॉल खेल रहे हैं, 20 चिल्ड्रेन क्रिकेट प्लस फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रेन डू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, 64 प्लस 53, वो फॉर्मूला होता है ना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे वही यूज़ किया -20, इट विल बी 7 और 107 माइनस 20 इज इक्वल टू 97, तो जो नहीं खेल रहे हैं वो 100 में से 97 माइनस कर देंगे तो डेट विल बी 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहे हैं, 2 years ago the age of A was 3 times the age of B, 2 years ago, ठीक है। तो पहले A और B की एज हम लिखते हैं, ठीक है, A और B की एज क्या है, X और Y, 2 years ago ये प्रेजेंट एज है, ठीक है, 2 years ago X A की एज X दिस, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, 2 years ago the age of A was, age of A was 3 times that of B, ठीक है। इफ B इज करेंटली 9 years old, इफ B इज करेंटली 9 years old, तो यहाँ पे करेंटली बोला है 9 years old है, तो इसकी ये वाली एज कितनी हो जाएगी, 7, है ना, तो y माइनस 2 इज 7, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 7, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 प्लस 2 इज 23, ठीक है। तो ये कितनी एज है, 23, ठीक है। उसने क्या पूछा है, देन हाउ मेनी years, then after how many years the age of A will be double of the age of B, तो इसकी एज 23 है, इसकी एज 10 है, तो 23 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स
9 प्लस एक्स सॉल्व करेंगे इसे 23 प्लस एक्स इज इक्वल टू 18 प्लस 2x एक्स को इधर ट्रांसफर किया 18 को इधर ट्रांसफर किया तो इट विल बी 5 तो 5 इयर्स लेटर क्या हो जाएगा ये 28 हो जाएगा ये 14 हो जाएगा हाँ ठीक है ना ठीक है फर्स्ट इज 5 इयर्स नेक्स्ट ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और अगर इस वीडियो से आपको बेनिफिट हुए तो प्लीज़ लाइक करके भी जाइएगा और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ठीक है और कुछ फीडबैक देना तो यू कैन स्टिल से समथिंग इन कमेंट सेक्शन आई विल अप्रिशिएट ठीक है दिस इज आवर वेबसाइट ठीक है मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट